दोस्तों नमस्ते। आज एक 2018 का जो सामाजिक का पेपर था, उसका जो इतिहास के प्रश्न हैं लगभग 19 प्रश्न, ठीक है? अब इनको मैं हल कराने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल बेसिक प्रश्न थे, 2018 के प्रश्न हैं, परंतु इतने सरल होने के बाद भी विद्यार्थी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है। सरल प्रश्नों में भी विद्यार्थी हमेशा ही अटकता है। तो 2 प्रश्न पत्र मैंने आपको अभी हल करवा दिए, ठीक है? सेकंड ग्रेड के जो सामाजिक विज्ञान के हैं 2022 की जो और 2023 की जो परीक्षाएं हुई, ये तो सामान्य शिक्षा की है और ये संस्कृत शिक्षा की है। दोनों पेपर मैंने इतिहास के जो प्रश्न थे वो मैंने आपको हल करवा दिए, ठीक है? अब ये सेकंड ग्रेड 2018 में 3 परीक्षाएं हुई, ठीक है? 3 परीक्षाएं हुई है, एक तो सामान्य शिक्षा की हुई है, एक संस्कृत शिक्षा की हुई है और एक विशेष शिक्षा की हुई। ये 3 परीक्षाएं हुई है और तीनों परीक्षाओं के मैं आपको अलग-अलग वीडियो के माध्यम से सारे प्रश्न हल करवा दूंगा ताकि आपको पैटर्न पता रहे और आपको पता रहे कि क्या पूछा गया है और कैसे प्रश्न है, कैसी प्रश्नों की शैली है। तो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं आज भी। मैं आपको आज कुछ चीज़ें समझाने का प्रयास करूँगा। साथ में ही टॉपिक में से क्या इम्पोर्टेंट है वो भी मैं थोड़ा बहुत समझाने का आपको प्रयास करूँगा, ठीक है? देखो वैसे तो विशेष शिक्षा का जो पेपर होता है, संस्कृत शिक्षा का जो पेपर होता है, वो थोड़ा कठिन होता है। जिसके सामान्य शिक्षा होती है ना पेपर, वो बेसिक प्रश्न होता है, हर बार ही होता है। इस बार भी 2-3 प्रश्न कठिन थे, बाकी ऐसा नया कुछ भी नहीं, ठीक है? तो ये 2018 के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखो, अबुल फजल के अनुसार सूफियों के कितने संप्रदाय थे? अब ये प्रश्न कितना बेसिक प्रश्न है। मैं कहता हूँ कि जब भी आप सूफी आंदोलन खोलोगे ना, तो सूफी आंदोलन की पहली ही लाइन ये आती है कि अबुल फजल ने सूफियों की कहते हैं कि 14 संप्रदाय बताए। कितने संप्रदाय बताए हैं? 14 संप्रदाय अबुल फजल ने सूफियों के बारे में बताए, ठीक है? तो ये फैक्ट वाली बात है, इसमें नया कुछ भी नहीं है। आप जब भी सूफी आंदोलन पढ़ते हो ना, तो सूफी आंदोलनों का एक तो क्रम याद रखना कि भारत में पहले कौन आया था, चिश्ती आए थे, ऐसा वो क्रम आप जरूर दिमाग में एक तो रखना। और दूसरी कि जैसे है चिश्ती है, ठीक है? चिश्ती है, तो चिश्ती का संस्थापक कौन था भारत में? सुहारावर्दी है, तो सोहरावर्दी का भारत में संस्थापक कौन था? ये चीजें आप कंप्लीट बेसिक पढ़ लेना। हमेशा ही प्रश्न मिलाने वाला सेकंड ग्रेड में बना है कि चिश्ती का कौन है, सोहरावर्दी का कौन है, नक्शबंदी का कौन है और कादरी का कौन है। ये 3-4 संप्रदाय है जो आपको याद करना है, यहाँ आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आती, ठीक है? तो पहला प्रश्न बिल्कुल बेसिक प्रश्न है कि अबुल फजल सूफियों के 14 संप्रदायों का उल्लेख करता है, ठीक है? तो ये तो बेसिक प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखो, झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में कब सम्मिलित किया गया? ये भी देखो, ये भी बेसिक प्रश्न है। हर बार हम पढ़ते हैं कि जब लॉर्ड डलहौजी आता है ना? लॉर्ड डलहौजी जब आता है, डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी जब आता है ना भारत में, लगभग कहते हैं कि उन लगभग 1848 के लगभग बात है, ठीक है? अब ये आता है तो ये एक नीति लाते करता है, कहते हैं कि व्यपगत नीति, व्यपगत नीति इसको कहते भी हैं, हड़प नीति भी इसको कहते हैं, ठीक है? हड़प नीति इसको कहते हैं। अब लॉर्ड डलहौजी आता है, लॉर्ड डलहौजी आने के बाद में वो एक नीति लागू करता है, व्यपगत नीति, ठीक है? व्यपगत नीति या हड़प नीति। इस नीति के द्वारा कहा गया कि जो राज्य कुशल रूप से संचालित नहीं हो रहे हैं, जिसका शासन सही नहीं चल रहा है, या फिर जैसे-जैसे आरोप लगा के, प्रत्यारोप लगा के उनको हड़पना था, अपने साम्राज्य के अंदर शामिल करना था। तो लॉर्ड डलहौजी ये नीति लाया और सबसे पहले कहते हैं कि वो अवध को हड़प करता है। क्या करता है? अवध को 1848, ठीक है? 1848 में वो अवध को हड़प करता है। फिर कहते हैं कि बागाट, फिर संबलपुर, फिर कहते हैं कि उदयपुर, और फिर कहते हैं कि वो बागाट वाली बात है। फिर झांसी आती है, 1853 में झांसी आती है।
तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। इसका क्रम जरूर आप याद रखना कि कौन से वर्ष किस राज्य को इसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, तो यहाँ झांसी का पूछ रहा है, तो झांसी का देखो किताबों में 56 भी मिलता है, परंतु वास्तविक उत्तर इसका 1853 ही मानना है। ठीक है, 1854 भी कहीं कहीं मिलता है, परंतु 54 तो ऑप्शन में है नहीं। भाई 54 में अगर ऑप्शन होता तो शायद यहाँ थोड़ी दिक्कत होती, परंतु 54 ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ उत्तर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो आप तो एक तो ये लॉर्ड डलहौजी वाली हड़प नीति जरूर आप दिमाग में रखना, और इसके अलावा कोई प्रश्न वैसे भी बनता है ना। ठीक है, तो ये क्रम आप जरूर ये रखना, ये अवध वाला, संबरपुर वाला, जयपुर वाला, बागोट वाला, झांसी का, नागपुर का, ये आप जरूर दिमाग में रखना। ठीक है, अच्छा प्रश्न यहां से बनता है। अब ये देखो, महावीर स्वामी की मृत्यु किस स्थान पे हुई थी? ठीक है ना। अब महावीर स्वामी के बारे में हर बार बेसिक प्रश्न बनता है, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनकी वंश कौन सा था, तो ये प्रश्न बेसिक प्रश्न बनता है ना। और इसके साथ में महावीर की जो शिक्षाएं थी, और इसका जो दार्शनिक पक्ष था ना, इसका भी आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी करते हो ना, तो इसकी जो दार्शनिक शिक्षा थी, इनकी जो दार्शनिक शिक्षा थी, दार्शनिक शिक्षा के बारे में कहते हैं कि वो पंचवरत, जिसमें सत्य का इन्होंने जोड़ा था, तो वो चीजें आप दिमाग में रखना। महावीर स्वामी की मृत्यु का किस स्थान पे हुई है, ये प्रश्न पूछा। ठीक है ना। ये जब प्रश्न बना था तो उस समय वो थोड़ा टिपिकल प्रश्न बना था, क्योंकि विद्यार्थी इतना पढ़ते ही नहीं ना, तो बेसिक आप पढ़ा करो, ये सारी चीजें बेसिक है। अब इसमें नया क्या है, इसमें कठिन क्या, आप ये बताओ मुझे। ठीक है, तो महावीर स्वामी मृत्यु होती है पावा में, पावापुरी भी नाम मिलता है, पावापुरी। ठीक है, ये पावापुरी है मल्लों का राज्य। ठीक है ना, मल्लों का राज्य पावापुरी। ठीक है, तो मल्लों के राज्य पावापुरी में महावीर स्वामी की क्या होती है, मृत्यु होती है। तो ये बेसिक जानकारी भी आपको दिमाग में रखनी है ना। पता प्रश्न देखो, अब इससे सरल प्रश्न क्या होगा। तृतीय स्टेट ने फ्रांस में स्वयं को कब राष्ट्रीय असेंबली घोषित किया था? राष्ट्रीय कह सकते हो या कह सकते हो कि नेशनल, नेशनल असेंबली या राष्ट्रीय असेंबली को हम कह सकते हैं सभा। ठीक है, अब जब भी हम फ्रांस की क्रांति पढ़ते हैं तो हम वहां 3 वर्ग पढ़ते हैं। ठीक है ना, और जो तीसरा वर्ग है वो सामान्य वर्ग कहलाता है। ठीक है, एक तो होता है विशेष वर्ग, एक होता है जो पादरियों का वर्ग, और तीसरा स्टेट कहलाता है सामान्य वर्ग। ठीक है, तो ये तीसरा वर्ग है ना, तो इससे पहले तो एक चीज हम याद करते हैं कि एक सभा होती है, स्टेट अधिवेशन होता है, इसका कहता है कि स्टेट अधिवेशन वो होता है 5 मई को। ठीक है, 5 मई को 1799 की। ठीक है, तो 5 ये प्रश्न बन सकते हैं, ये क्रम आप जरूर दिमाग में रखना। ये घटनाओं वाला, राष्ट्रीय सभा कब घोषित की, स्वयं को संविधान सभा कब घोषित की, ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। और कहते हैं कि टेनिस कोर्ट की शपथ कब ली थी, ये तो ये आप ये घटनाक्रम जरूर याद रखना। ठीक है ना। और बास्तिल दुर्ग का पतन कब हुआ था, मानवाधिकारों की घोषणा कब की गई थी, तो ये 8-10 ये डेट है, आप जरूर दिमाग में याद रखना, क्रम को याद रखना। ठीक है, तो स्टेट जनरल का अधिवेशन होता है 5 मई को। 20 मई को होता है कहते हैं कि टेनिस कोर्ट की शपथ, टेनिस कोर्ट की शपथ। ठीक है, टेनिस कोर्ट की शपथ। और उसके बाद में कहते हैं कि 17 जून 1759, 17 जून 1790 की बात है, तृतीय स्टेट अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करता है। ठीक है ना, तो ये क्रम आप जरूर दिमाग में रखना। ये मैंने आपको 6-7 जो घटनाएं बताई है ना, बास्तिल के दुर्ग वाली घटना, 14 जुलाई की घटना क्यों ना हो, और ये 3-4 घटनाएं आप जरूर दिमाग में याद रखें। ठीक है, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। अब ये प्रश्न देखो, महावीर स्वामी के बारे में कितना बेसिक प्रश्न पूछा कि उसकी मृत्यु कहाँ। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध के बारे में एक बेसिक प्रश्न और बना है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। अब यहाँ विद्यार्थी कंफ्यूजन हो गए थे, या 2 ऑप्शन तो कर सकते हैं, मल तो नहीं होगा, कुरु नहीं होगा। कुरु तो कहते हैं कि कुरु तो क्या है, महाजनपद था, और मल क्या था, मल एक राज्य था, मल्लों का राज्य। ठीक है,
तो यहाँ आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हुई दो भी यहाँ, परंतु क्या हुआ कि देखो जो कोल्य है ना, कोल्य, इसकी माता का नाम था महामाया, इसकी माता का नाम था महामाया, और महामाया किस वंश की थी? कोल्य वंश की, महामाया माता। ठीक है, अब जो माता थी ना, माता माता महामाया कोल्य वंश की थी, ना कि महात्मा बुद्ध। ठीक है ना, तो यहाँ विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन हो गए। महात्मा बुद्ध का वंश कौन सा था? वो था शाक्य। शाक्य कुल के उसके पिता सेनापति माने जाते हैं, तो वो शाक्य कुल आप जरूर दिमाग में रखना। तो महावीर स्वामी का और महात्मा बुद्ध के बारे में बेसिक जानकारी, जन्म हो, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान हो या इसका मृत्यु स्थान हो, तो ये चीजें आपको बेसिक तैयार करनी है और बेसिक ही प्रश्न बनता है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का कौन सा हो गया? शाक्य हो गया। और ये जो कोल्य है ना, कोल्य इसकी माता का वंश था, जबकि शाक्य महात्मा बुद्ध का वंश माना जाता। ठीक है, ये देखो, ये भी अच्छा प्रश्न है। दांडी यात्रा शुरू हुई थी, दांडी यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है ना, अब महात्मा गांधी को कहते हैं कि महात्मा गांधी ने जब इरविन के सामने जो 12 मांगे रखी थी, वो 12 मांगे इरविन ने नहीं मानी थी। नहीं मानने के कारण महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं आंदोलन करूंगा, सविनय अवज्ञा। ठीक है, महात्मा गांधी कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ ही दांडी की यात्रा है, याद रखना। बहुत सारे विद्यार्थी ऑप्शन में आता है कि दांडी यात्रा शुरू कहां से हुई, तो दांडी यात्रा दांडी से शुरू नहीं हुई है। दांडी नामक स्थान तो याद रखना, ये यात्रा का अंतिम स्थान था, प्रारंभिक स्थान नहीं था, याद रखना। दांडी यात्रा शुरू होती है साबरमती आश्रम से। कहां से शुरू होती है? साबरमती आश्रम से शुरू होती है। साबरमती आश्रम से दांडी यात्रा शुरू होती है और वो होती है 12 मार्च 1930 को। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी कहते हैं कि अपने 78 अनुयायी, कितने अनुयायी? 78 अनुयायियों के साथ दांडी यात्रा शुरू करते हैं और कहते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को वो दांडी पहुंचते हैं और नमक बनाकर नमक का कानून तोड़ते हैं, और इसी के साथ कहते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। ठीक है, तो ये भी बेसिक प्रश्न है, चाहे वो बारदोली सत्याग्रह हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो या फिर अहिंसा असहयोग आंदोलन हो, तो महात्मा गांधी के बारे में 3-4 जो घटनाएं हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, तो दांडी यात्रा खत्म कब होती है? 6 अप्रैल को होती है और 12 मार्च 1930 को ये शुरू होती है। 78 इसके कहते हैं कि अनुयायी माने गए थे। और शुरू कहां से हुई थी ये जरूर दिमाग में रखना, साबरमती आश्रम से ये शुरू हुई थी। जबकि इस यात्रा का अंतिम स्थान कौन सा था? तो वो दांडी था, प्रारंभिक स्थान नहीं था। ठीक है, तो ये भी बेसिक प्रश्न है। वैसे ये देखो, हर बार परीक्षा में बनता है कि मनसबदारी व्यवस्था के बारे में तो एक प्रश्न आपते मान के चलो। मुगलों का एक तो या तो प्रशासनिक केंद्र का बनेगा, 4 जो मुख्य केंद्र है, वजीर है, वकील है, मीर बख्शी है, मीर समा है, मीर बहार है, तो वो आप जरूर दिमाग में याद रखना। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न बनता है मनसबदारी का, अच्छा प्रश्न बनता है। प्रशासनिक टॉपिक भी आपके मुगल काल का प्रशासन। ठीक है, तो प्रशासन में मनसबदारी बहुत महत्वपूर्ण। मनसबदारी कहते हैं कि एक पद था। ठीक है ना, ऐसा भी कह सकते हैं, मनसबदारी एक पद था जो सैनिकों को उनकी सेवाओं के बदले, वेतन के बदले एक जमीन का टुकड़ा देते थे। तो ये मनसबदारी व्यवस्था आप सबको ही पता है। ठीक है, तो ये व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? ठीक है, जब हम मुगल काल पढ़ते हैं ना, तो मनसबदारी व्यवस्था शुरू होती है अकबर के काल में। किसके काल में? अकबर के काल में। कहते हैं कि इसके 19वें वर्ष, 1900 वर्ष आप जरूर याद रखना कि अकबर के राज्याभिषेक के 19वें वर्ष में यह मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ होती है। और मनसबदारी व्यवस्था में कहते हैं कि 2 या 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। जहांगीर शुरू करता है दियस्पा और तियस्पा।
तियस्पा, कहते हैं ना दूहे अस्पा और तीह अस्पा, दू अस्पा और तीह अस्पा वाला नियम लागू किसने किया था? वो आपने किया था जहांगीर ने, जबकि शाहजहां ने ये नियम लगाया था व्यवस्था में 1/2 और 1/3 और 1/4 सैनिकों के बारे में, हम सैनिकों की ये संख्या के बारे में, ठीक है ना, 1/2, 1/3, 1/4 ये सैनिकों की संख्या के बारे में है। ये दू अस्पा या ती अस्पा, ये भी एक सैनिक के साथ 2 घोड़े, एक सैनिक के साथ 3 घोड़े, ये व्यवस्था वहां पर चलती थी, ठीक है। तो एक और याद रखना, मशरूत, मशरूत का पद, ठीक है। दू अस्पा और सी अस्पा याद रखना जहांगीर ने जोड़ा था। मनसबदारी में 1/3, 1/4 का नियम शाहजहां ने जोड़ा था, जबकि औरंगजेब ने एक पद जोड़ा था, याद रखना, वो मशरूत का पद था, ठीक है। तो ये 3 यार चीजें जरूर आप दिमाग में रखना। मनसबदारी के बारे में आप अच्छे से डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ना, हर बार परीक्षा का प्रश्न बनता है, या फिर कुछ भी प्रश्न पूछ ले तो आपको जरूर दिमाग में रखना, ठीक है। तो ये मशरूत वाला जरूर आप दिमाग में रखना। दू अस्पा और सी अस्पा जहांगीर ने जोड़ा था, और 1/3, 1/4 का नियम शाहजहां ने इसको, ठीक है। अच्छा प्रश्न है ये, देखो बिल्कुल बेसिक प्रश्न, कबीर के गुरु कौन थे? इससे सरल प्रश्न क्या होगा? रामानंद, सीधा बेसिक प्रश्न है कि कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद कबीर के गुरु माने जाते, ठीक है। तो आप जब भी पढ़ते हो ना, ये हम कहते हैं कि भक्ति काल, आपके ये टॉपिक लगता है सोपी और भक्ति काल। भक्ति काल में भी आप स्पेशल ही महाराष्ट्र वाले, स्पेशल ही महाराष्ट्र वाले आप जरूर दिमाग में याद रखना। महाराष्ट्र वाले बहुत उपयोगी संत हैं, चाहे वो तुकाराम ही क्यों ना हो, चाहे फिर नामदेव ही क्यों ना हो, वो आप 3-4 जरूर वो दिमाग में रखना। यहाँ से प्रश्न आजकल अच्छे बनते हैं, ठीक है ना। तो महाराष्ट्र में जो भक्ति आंदोलन था वो जरूर दिमाग में याद रखना, आपको याद रखना, ठीक है। तो कबीर के गुरु रामानंद, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये देखो विश्व वाला टॉपिक है, अमेरिका में स्वतंत्रता की घोषणा कब अंगीकृत की गई थी? ठीक है ना, ये अमेरिकी क्रांति का मैं मान के चलता हूँ सबसे बेसिक प्रश्न, ठीक है ना। जब हम प्रथम फिलाडेल्फिया सम्मेलन पढ़ते हैं, द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन पढ़ते हैं, और द्वितीय फिलाडेल्फिया सम्मेलन में कहते हैं कि जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी सेना का नेतृत्व प्रदान किया गया था। जब आप अमेरिकी क्रांति पढ़ते हो ना, तो अमेरिकी क्रांति की एक तो आप तो घटनाक्रम जरूर याद रखना, घटनाक्रम हर बार परीक्षा में बनता है। घटनाक्रम में स्पेशल ही युद्ध की घटना, ठीक है ना। ब्रेंडीवाइन का युद्ध कब हुआ, सार्टोगा का युद्ध कब हुआ, यॉर्कटाउन का युद्ध जो अंतिम युद्ध था जिसमें अमेरिकी सेना ने कॉर्नवालिस को पराजित किया था यॉर्कटाउन के युद्ध में। बाद में जो पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि के तहत अमेरिका की जो 13 बस्तियां थी उनको स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो वो आप एक घटनाक्रम, और घटनाक्रम में युद्ध बहुत उपयोगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज है, एक कहते हैं कि कर, जो कर प्रणाली लागू की गई थी, जो 3-4 कर लगाए गए थे, उन करों को भी 1765 में जो कर लगे थे उन करों के बारे में भी आप जरूर दिमाग में याद, ठीक है। तो ये बेसिक प्रश्न देखो पूछा है कि स्वतंत्रता कब अंगीकृत की, ठीक है। अब अमेरिका एक युद्ध में हार जाता है, उसके बाद में जो द्वितीय सम्मेलन होता है, द्वितीय सम्मेलन में उसको जॉर्ज वॉशिंगटन को सेना अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, और उसके बाद में लगता है कि हमें स्वतंत्रता की घोषणा करनी चाहिए। इसकी घोषणा करने का एक उद्देश्य ये था क्योंकि स्वतंत्रता की घोषणा के बिना कोई अन्य देश हमारी सहायता नहीं कर सकते, ठीक है ना। सहायता अन्य देश कब करेंगे? जब आप खुद स्वतंत्रता घोषणा करोगे। तो अमेरिका में क्या होता है कि 1776 को, 74 है या 77 है, हाँ 77, 4 जुलाई, ठीक है, 4 जुलाई 1776, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की गई, स्वतंत्रता की घोषणा की गई, और कहा गया कि हम अमेरिका से संबंध विच्छेद, इंग्लैंड से संबंध विच्छेद करते हैं, और इसी के साथ ही वो घटनाएं प्रारंभ होती है। बाद में
यॉर्कटाउन के युद्ध में इंग्लैंड अंतिम रूप से पराजित होता है। वो जॉर्ज वॉशिंगटन की सेना के साथ, इंग्लैंड का सेनापति था लॉर्ड कॉर्नवालिस सेनापति था, तो वो पराजित होता है और अमेरिका 1800 कहते हैं कि सॉरी 1783 को होती है पेरिस की संधि। पेरिस की संधि होती है। पेरिस की संधि में अमेरिका की जो 13 बस्तियां थी उनको स्वतंत्रता की घोषणा की गई। ठीक है, तो ये जरूर आप दिमाग रखना, 4 जुलाई आप जरूर दिमाग में याद रखना, डेट 4 जुलाई मानी जाती है। अब ये प्रश्न देखो, गौरीशंकर ओझा के अनुसार गुप्त शासक थे। ठीक है ना, ये अच्छा प्रश्न है ना, थोड़ा सा कठिन प्रश्न बना। उस समय ये प्रश्न बहुत कठिन था क्योंकि इतना विद्यार्थी कोई नहीं पढ़ पाता है। जब हम गुप्त शासक पढ़ते हैं तो गुप्त शासक में हम स्पेशल ही समुद्रगुप्त को याद करते हैं, स्पेशल ही कुमार चंद्रगुप्त द्वितीय को हम याद करते हैं, उनकी उपलब्धियों को याद करते हैं, उनकी जो विजय है, जो उनके सिक्के हैं, जो उनके अभिलेख है, वो चीजें हम याद करते हैं। इतना हम नहीं पढ़ते हैं। तो गौरीशंकर ओझा गुप्तों को मानता है क्षेत्रीय। ठीक है, गुप्तों को मानता है। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना है तो ये थोड़ा अलग प्रश्न बना है, बाकी लगभग प्रश्न सेम ही माने जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये अच्छा प्रश्न, खूनी रविवार की घटना के समय रूस का जार को, ठीक है ना, जब हम रूसी क्रांति पढ़ते हैं, रूसी क्रांति पढ़ते हैं तो रूसी क्रांति में हम दो डिवाइडेशन में पढ़ते हैं, एक तो 1905 की क्रांति और एक 1917 की क्रांति। दो क्रांतियों के रूप में पढ़ते हैं। 1905 की क्रांति तो बेसिक क्रांति थी, छोटे से संवैधानिक सुधारों के बाद में समाप्त हो गई थी, परंतु 1917 की क्रांति है ये, इसको बोल्शेविक क्रांति कहते हैं। इसमें जो बोल्शेविक थे, जो लेनिन का योगदान था, वो हम वहां से पढ़ते हैं, है ना। तो रूसी क्रांति में सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है कि खूनी रविवार की घटना, और ये 1905 की क्रांति में मानी जाती है। कहते हैं कि एक जगह है पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग नामक स्थान पर जनता क्या करती है, भूखी जनता कहते हैं कि अपना ज्ञापन देने जाती है। एक उस पादरी का याद रखना कि उस जनता का नेतृत्व किसने किया, ये प्रश्न अभी बना था। पादरी गेपेन, पादरी गेपेन के नेतृत्व में जो जनता थी, भूखी जनता पिट्सबर्ग में राजा को कहते हैं कि ज्ञापन देने जा रही थी, परंतु उस ज्ञापन देने की घटना गए कहते हैं कि खूनी लड़ाई हुई और खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 की एक घटना मानी जाती है। तो खूनी रविवार की घटना में 3-4 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो इसके डेट याद रखना, 22 जनवरी 1905 है, और इस समय जार कौन था, जार निकोलस द्वितीय। ठीक है ना, प्रश्न पूछ ले कि हम रूसी क्रांति के समय वहां का जार कौन था। जार का मतलब होता है राजा। रूस में जार शब्द किसके लिए काम में लेते हैं, राजा के लिए काम में लेते हैं। तो ये घटना जरूर आप दिमाग में रखना। बोल्शेविकों की क्रांति, 1917 की क्रांति के बाद गृह युद्ध, और गृह युद्ध के बाद लेनिन की जो नवीन आर्थिक नीतियां थी, जो साम्यवादी नीतियां थी, जो हम पढ़ते हैं, वो चीजें आप साथ में पढ़ते रहना। परंतु ये दो टॉपिक तो बहुत शानदार है। और एक खूनी रविवार की घटना कहाँ पे घटी थी, पिट्सबर्ग में घटी थी। अभी प्रश्न बना था कि इस मजदूरों का नेतृत्व कौन कर रहा था, वो गेपेन कर रहा था, और जार कौन था, निकोलस द्वितीय था, और इसकी डेट याद रखना 22 जनवरी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कुछ प्रश्न बिल्कुल बेसिक हैं। देखो, जैसे कि पूछ लिया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय हम पढ़ते हैं जब इसकी स्थापना की गई थी, तो स्थायी मुख्यालय कहाँ रखा गया था, अभी प्रश्न बना था, याद रखना, लंदन में। जब इसकी स्थापना की गई थी, इसका जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो लंदन में हुआ था, याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न बना था, बहुत विद्यार्थी यहाँ मात खा गए थे। पर तो प्रश्न क्या कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है ना, दो चीजें हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था, मेमोरियल हॉल में हुआ था, लंदन में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वो तो इसमें अमेरिका का जो न्यूयॉर्क का शहर है, वहां पर इसका मुख्यालय माना जाता है।
इसकी स्थापना के बारे में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। 1945 में इसकी स्थापना होती है, बाद में इसका विस्तार होता रहता है। राष्ट्रसंघ जो 1921-20 में बना था राष्ट्रसंघ, उसके स्थान पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ को बनाया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की घटना के बाद विश्व में शांति स्थापित करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आजकल अच्छे प्रश्न बनते हैं। इसकी स्पेशल ही इसकी धाराओं के बारे में, इसकी धाराओं के बारे में बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं कि किस धारा में किस क्या उल्लेख है। कहते हैं कि इसका विषय से आप थोड़ा अध्ययन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये प्रथम अधिवेशन याद रखना लंदन में हुआ था। मेरे अनुसार ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में हमें स्टेडियम के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? स्टेडियम के प्रमाण हमें कहाँ से? स्टेडियम के प्रमाण हमें विशेष स्पेशल ही आपको ज्यादा नहीं करना कि धोलावीरा में हमें स्टेडियम के प्रमाण मिलते हैं। ठीक है, धोलावीरा में कहते हैं कि ये 3 भागों में बंटा हुआ शहर भी था। धोलावीरा के बारे में बहुत आप नहीं पढ़ते हैं। ठीक है ना, जब आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हो ना, तो सिंधु घाटी सभ्यता में 5 शहर आप मुख्यतः याद कर लेना। ठीक है, जहां मेरे तक प्रश्न बनता है, एक हड़प्पा, ठीक है, एक मोहनजोदड़ो, ठीक है, एक लोथल, ठीक है, और एक राखीगढ़ी, ठीक है, एक धोलावीरा। ये 5 स्थान आप जरूर दिमाग रखना। अगर कोई सेकंड ग्रेड या छोटी परीक्षा में प्रश्न बनता है ना, तो इन 5 टॉपिक में से बाहर नहीं जाता। हड़प्पा आप जरूर दिमाग रखना, जिसकी उत्खनन जो सामग्री है तुलनात्मक रूप से प्रश्न बनता है कि कौन सी सामग्री हड़प्पा स्थल से प्राप्त नहीं हुई है, तो आप जरूर दिमाग रखना। मोहनजोदड़ो की जो नर्तकी की मूर्ति है उसके बारे में अच्छा प्रश्न बनता है, और लोथल के बारे में भी प्रश्न बनता है, राखीगढ़ी के बनता है, धोलावीरा का स्टेडियम के बारे में प्रश्न बनता है। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी। अब देखो ये नाम अच्छा है, यूनानी नाम एमित्रोचेटस किस मौर्य शासक के समानार्थी माना? ठीक है ना, हम जब पढ़ते हैं मौर्य काल पढ़ते हैं, तो मौर्य काल चंद्रगुप्त के बाद शासक बनता है, बिंदुसार शासक बनता है। हम ये चीज हमें पढ़ चुके हैं। तो बिंदुसार के लिए शब्द काम में लिया गया। ठीक है ना, एमित्रोचेटस, ठीक है, ये यूनानी नाम है। एमित्रोचेटस मतलब कि दुश्मनों का दुश्मन इसको भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो ये शब्द हमें मिलता है, उसकी किताब है, मुझे याद नहीं आ रहा है, महाभाष्य में कहते हैं कि ये इसका नाम मिलता है। ठीक है, तो बिंदुसार के लिए ये शब्द काम में लिया गया था, एमित्रोचेटस। ठीक है, अच्छा प्रश्न है। और समुद्र इसके चंद्रगुप्त के बारे में भी 3 या 4 एंड्राकोप्टस वो 4-5 नाम मिलते हैं, तो वो भी आप जरूर दिमाग में। ठीक है, इबादत खाना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी अच्छा प्रश्न है। जब हम मुगल काल पढ़ते हैं ना, तो अकबर सबसे बड़ा टॉपिक मानते हैं। तो अकबर के काल की जो घटनाएं क्रम है याद जरूर रखना। जजिया कर की समाप्ति से लेके ठेठ 1582-83 तक की घटनाएं जरूर याद रखना, 1562 से। ठीक है ना, कहते हैं कि यात्रा कर को समाप्त किया। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारी घटनाएं आती है। फिर घटना आती है 1575 की। 1575 की घटना आती है, इबादत खाना शुरू करता है। ठीक है, अब इबादत खाना था क्या, किसने शुरू किया था? ये याद रखना, ये अकबर ने शुरू किया था। ठीक है, इबादत खाना की शुरुआत अकबर ने की थी। और अकबर इबादत खाना में कहता है कि दार्शनिक बातों पर चर्चा, सभी धर्मों के धर्म गुरुओं को बुला के जो दार्शनिक चर्चाएं होती, द्वैतवाद की जो चर्चाएं होती थी, वो चर्चाएं शुरू करता था। तो शुरू कब हुआ था? 1575 में शुरू होता है। और कहते हैं कि 1579 में इसको सभी धर्मों के लिए खोल देते, सभी धर्मों के लिए खोल देते। ये प्रश्न अच्छा बन सकता है कि इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए कब खोला गया था? तो 1579 को आपको ये डेट जरूर याद रखनी है। और इसको पूर्ण रूप से बंद कब कर दिया गया था? 1582 में इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ठीक है, तो इबादत खाना में एक तो याद रखनी है, इसमें दार्शनिक बातों पे चर्चाएं होती थी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कोई प्रश्न बन सकता है, तो इबादत खाने में याद रखना, बौद्ध धर्म ने भाग नहीं लिया था।
याद रखना, भाग नहीं लिया था। इसमें ईसाई भी थे, जैन भी थे, सभी धर्मों के लोग, जो धर्म गुरु थे वो शामिल थे, परंतु बौद्ध धर्म के व्यक्ति इसमें शामिल नहीं थे। तो ये प्रश्न अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो इबादत खाने में 5 चीजें महत्वपूर्ण हो गई कि शुरुआत किसने की, अकबर ने की थी, और इसकी डेट 1575। ठीक है, और सभी धर्मों के लिए खोला था। तो ये भी डेट आपको दिमाग में रखनी है कि 1569 में इसको सभी धर्मों के लिए खोल दिया था। और एक और प्रश्न कहता है कि इसको पूर्ण रूप से बंद कब कर दिया गया, तो 1582 में इसको पूर्ण रूप से बंद कर दिया। ठीक है, और जैन धर्म के धर्म गुरुओं ने इस इबादत खाना में भाग नहीं लिया था। ये अच्छा भी प्रश्न यहां से बन सकता है। अब एक प्रश्न ये देखो, मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा था। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, परंतु जब हम शिवाजी पढ़े ना, शिवाजी हम पढ़ते हैं तो शिवाजी की जो विजय अभियान थी, शिवाजी के बारे में 2 प्रश्न अच्छे बनते हैं। एक तो उसके विजय अभियान, ठीक है, और एक उसकी है अष्टप्रधान, अष्टप्रधान। ठीक है, तीसरी चीज है राजस्व व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था। तो यहाँ से 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक तो शिवाजी की विजय, और शिवाजी की प्रथम महत्वपूर्ण विजय कहते हैं कि जावली की विजय मानी जाती है। तो उसका कोडाना की विजय का भी प्रश्न भी बना था, किसी है गढ़ का नाम कोडाना दुर्ग रख दिया था, वैसा नाम हम प्रश्न पढ़ते हैं। ठीक है, तो अष्ट प्रधानों में आप वो अष्ट प्रधानों के नाम जरूर याद रखना, पद तो याद रखना ही है, और साथ में पद का अर्थ भी नाम याद रखना है, और एक पद के अर्थ के साथ कौन सा व्यक्ति जुड़ा हुआ था वो व्यक्ति आज जरूर दिमाग में रखना। और प्रश्न क्या कह रहा है वो देखो आप, कि मुगल शहर सूरत को शिवाजी ने किस वर्ष लूटा था। ठीक है, अब जो मुगलों का शहर सूरत, सूरत को शिवाजी ने 2 बार लूटा था। एक तो कहते हैं कि 1664 में, ठीक है, और एक 1670 में। 1664 और 1670 में 2 बार लूटा था। तो ये 2 बार आप जरूर दिमाग रखना, 1664 और 1670। ठीक है, अच्छा प्रश्न बन सकता है। तो शिवाजी की विजयों के बारे में तो आप जरूर दिमाग में याद रखना ही रखना, बहुत बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और वर्तमान में तो प्रश्न यहाँ से शिवाजी के बारे में तो बनता ही बनता है कि कौन सा दुर्ग नहीं जीता था। ठीक है ना, कोडना के दुर्ग में किसका योगदान था, किसका योगदान था, कौन सा सिंह वहां मारा गया था, तानाजी मालासुर वहां मारा गया था। ठीक है, ये देखो, लोथल को किसने खोजा था। मैंने अभी आपको कहा ना कि जब भी आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ोगे ना, तो वहां 5 शासक आप, सॉरी 5 स्थान आपको मैंने अभी बताए थे, वहां से प्रश्न इर्द गिर्द ही इनके यहाँ घूमता है। ठीक है ना, तो लोथल का खोज है, तो लोथल की खोज SR राव ने की थी 1957 ईस्वी। 1957 ईस्वी में। लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। ठीक है, लोथल कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है, और SR राव के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और डेट आप याद रखना, 1957 में इसका उत्खनन कार्य किया गया था ना। ये भी बेसिक प्रश्न, इसमें नया कुछ भी नहीं, फैक्ट वाले प्रश्न आपको याद कर। अब देखो ये, किसने क्रिप्स मिशन को दिवालिया बैंक के नाम से अगली तारीख का चेक की संज्ञा दी। ठीक है ना, ये भी प्रश्न लगभग 10-15 बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी ने जब क्रिप्स मिशन कहते हैं कि भारत आया था, ठीक है ना, 1942 में लगभग क्रिप्स मिशन भारत आता है। तो क्रिप्स मिशन के एक तो सदस्य जरूर आप याद रखना, और साथ में ही कहते हैं कि ये कथन किसका है, तो ये गांधी जी का कथन है। गांधी जी इसको क्रिप्स मिशन को कहते हैं कि दिवालिया चेक कहा था, कि भाई ऐसा चेक जिस पे कोई तारीख नहीं, ठीक है ना, अगली तारीख का चेक, या दिवालिया बैंक के नाम से चेक है जिसमें कोई रुपए पैसे कुछ भी नहीं है। तो ये कथन स्टेटमेंट है, आपको याद करनी पड़ेगी कोई ऑप्शन। ठीक है, एक प्रश्न और बचता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, अभी आपके टॉपिक सिलेबस चेंज हो गया है, तो वहां आपको कांग्रेस की स्थापना संबंधित प्रश्न बनता ही बनता है। और पिछले क्लास में इस जब मैंने हल करवाया था 2022 का, तब भी कहा था कि कांग्रेस की स्थापना के बारे में जरूर बेसिक जानकारी रखना, और स्पेशल ही कांग्रेस के संबंधित जो कथन है हर बार यहाँ से प्रश्न बनता है। एक कथन का बनता है, एक अधिवेशन का बनता है।
मैंने आपको ये 2 चीज़ें पहले ही क्लास में मैंने बता दी थी कि एक तो कथन याद रखना कि किस व्यक्ति ने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था, लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, वीर सावरकर के बारे में क्या कहा था, वो चीज़ें आपको दिमाग में यहाँ रखनी है। एक अधिवेशन याद रखना है, ठीक है ना? अधिवेशन का वर्ष भी याद रखना कि कौन सा अधिवेशन था, कौन सा अधिवेशन था, 24वां, 25वां, 26वां, वो आप जरूर याद रखना। अधिवेशन के अध्यक्ष जरूर याद रखना, अधिवेशन के अध्यक्ष भी आपको जरूर दिमाग में याद रखना, ठीक है? तो ये चीजें आपको करनी, ठीक है? प्रथम अध्यक्ष पूछ रहा है तो वो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक है? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। और प्रथम पूछ लेना कि महासचिव कौन थे? महासचिव, महासचिव कौन था? हयूम था। कौन था? ह्यूम था, जिसने कांग्रेस की 1885 में कहते हैं कि इसकी स्थापना की। एच ओ ह्यूम के द्वारा ही तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो कांग्रेस का प्रथम कोई महासचिव पूछ लेना तो एच.ओ. ह्यूम था। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष पूछ ले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये आपको दिमाग में, कांग्रेस के बारे में मैंने आपको बता दिया। कथन याद रखने हैं, अधिवेशन याद रखना है, अधिवेशन का अध्यक्ष याद रखना है, तिथि याद रखनी है, और कौन सा अधिवेशन था ये पूछ ले, आपको याद रखना। नागपुर का पूछ ले कि 1920 का नागपुर का अधिवेशन कौन सा अधिवेशन था, तो आपको ये क्रम जरूर दिमाग में याद रखना। इन दोनों के बाहर कभी प्रश्न यहाँ से नहीं जाता, ठीक है? तो ये आज के 19 प्रश्न थे, मैंने कोशिश की आपको समझाने का, और मुझे लगता है कि ठीक है ना, इतना हम कर लोगे ना, पर्याप्त है। बेसिक आपको पता चल गया कि यहाँ से परीक्षाओं में बेसिक 19% मान के चलो तो 17% यहाँ देख के चलो कि अगर आपकी बेसिक तैयारी सिर्फ आपने वन लाइनर रूप में कुछ पढ़ा हो, टॉपिक के बारे में थोड़ी सी आधार आपको तैयार है, तो 17% कर सकते हो, और 19 के 80% भी आप आराम से कर सकते हो, ठीक है? तो इतना आप कर लेना, मेरे अनुसार पर्याप्त है। ये 18 में जो 2 पेपर और हुए हैं, विशेष शिक्षा की और संस्कृत शिक्षा की, उनको भी मैं समय मिलेगा तो मैं आपको हल करवा दूंगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।